औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 268। इससे पहले जो है हमने 267 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर किए हैं और इंशाल्लाह आज हम 268 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 268 है, वाई काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट तो ये आप लोगों ने समझना है कि काउंसलिंग है क्या। ठीक है, देन आप लोग इसकी अहमियत को इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक है हमारे पास गाइडेंस और एक है हमारे पास काउंसलिंग। तो गाइडेंस इज अ टाइप ऑफ हेल्प, इट इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, एक ऐसा हेल्प है। अच्छा, मेरा गेम तो ऑन नहीं है। ओके चलो, ओके जी। इट इज अ टाइप ऑफ हेल्प और इट इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंट which is assistance which is given by एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है, ये गाइडेंस है। तो गाइडेंस जो होता है ये कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी बंदा या कोई भी ग्रुप कर सकता है। उसके लिए ना तो एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और ना उसके लिए स्पेशल टाइम की जरूरत होती है। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इस कैन बी गाइडेंस। ठीक है, रास्ते में जाते हुए किसी को मसला है, वो आप लोगों से कोई चीज पूछे, उसकी सोल्यूशन पूछे, तो दिस दिस इज द गाइडेंस दैट यू आर गाइडिंग हिम। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो है, ज्यादातर काउंसलिंग इज अ वन टू वन रिलेशन। ठीक है, और काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ काउंसलर dig out the in-depth information from काउंसिली। एक काउंसलर होता है, एक काउंसिली होता है। तो काउंसलर काउंसिली से डिग आउट करते हैं इंफॉर्मेशन और क्या करते हैं फिर इसको, टू ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके जो सोल्यूशन होते हैं उसके प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए ये काउंसलिंग की जाती है। और काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत होती है, जबकि गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, काउंसलिंग जो है इसका ताल्लुक इमोशंस और फीलिंग के साथ है, जबकि गाइडेंस का ताल्लुक हमारे पास जनरल, एज अ जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ है। ठीक है, तो ये इसमें मेन जो है वो डिफरेंसेस है जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो अभी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आजकल आप लोग को पता है टेंशन का दौर है, डिप्रेशन का दौर है, तो हर एक बंदे के लिए काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट प्रोवाइड द टूल एंड इनसाइट टू मैनेज मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंजाइटी और डिप्रेशन है स्पेसिफिकली, उसकी सोल्यूशन हम किसके जरिए कर सकते हैं? काउंसलिंग के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, इट मेक अ पर्सन मोर अवेयर ऑफ ओन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इंसान अपने अंदर झांक के देखता है और अपने लिए गोल्स सेट करता है कि मेरे गोल और मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हेल्प टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम्स को इंसान फिर इसके काबिल बन जाता है कि वो खुद सॉल्व करने के काबिल बन जाता है। एडजस्ट इन एनवायरनमेंट, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है। काउंसलिंग का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि एडजस्ट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रमोट रेजिलेंस, सेल्फ एस्टीम एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि वाई काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, तो फिर आप लोगों ने एजुकेशन में काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है टू चूज अ बेस्ट कैरियर, द फर्स्ट, टू चूज अ बेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, या टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग, or to solve a problem which is related to teacher or which is related to manager। तो ये सारे हमारे पास काउंसलिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन एजुकेशन जो है, ये सारे हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है मुजाहिद भाई? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ ओके, रही है सर। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 269 है,
व्हाट विल यू डू फॉर डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स। तो ये देखो, ऊपर काउंसलिंग का क्वेश्चन है और उसके साथ साथ डिप्रेस्ड स्टूडेंट का ही क्वेश्चन है। तो डिप्रेशन हमने पढ़ा कि इसका इलाज फर्स्ट और सबसे बेस्ट इलाज है काउंसलिंग। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो काउंसलिंग थेरेपी, वो बहुत ज़्यादा जो है अहम है काउंसलिंग। अच्छा, तो जो डिप्रेस स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट उसका जो है रीजन फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि ये डिप्रेस्ड क्यों है, वजह क्या है। ठीक है, देन उसके बाद जो है उसी स्टूडेंट को उसका सोल्यूशन उसी ही तरीके से करना चाहिए, लेकिन जो मेन जनरल सोल्यूशंस है तो वो है काउंसलिंग फर्स्ट। ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड आउट रीजंस फॉर ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, इंगेजिंग चाइल्ड इन एक्सरसाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई बंदा इंगेज होता है तो वो डिप्रेस्ड का शिकार इतना नहीं होता। ठीक है, वो चीजें भूल जाती है और वो सोच इतना नहीं करता, तो इसीलिए डिप्रेशन का शिकार एक डिप्रेशन का इलाज एक ये भी है कि बंदा इनको एंगेज हो एक्सरसाइज में, या जो है एक सबसे बड़ा इलाज डिप्रेशन का जो है वो नमाज है। बिल्कुल आजिज़ी के साथ अगर एक बंदा नमाज पढ़े खुशू खुशू से, तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेस्ड पर्सन। ठीक है, अच्छा, एडिशनल सपोर्ट। अगर क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट हैं लेकिन उसमें एक स्टूडेंट को मसला है डिप्रेशन का, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दो, एडिशनल सपोर्ट दे दो। पेरेंट कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट को कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या वजह है आपके बच्चे में, क्या ऐसी वजह है कि जो कि डिप्रेस्ड है, घर से कोई खपा तो नहीं है। जिस तरह एरिस्टोटल कहता है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, तो साउंड माइंड जस्ट जरूरी नहीं होती, साउंड बॉडी भी जरूरी होती है। और स्टूडेंट को उसी वक्त पढ़ाना चाहिए जिस तरह थॉर्नडाइक कहता है कि लैब रेडीनेस। तो जब स्टूडेंट रेडी नहीं है तो किस तरह सीखेगा। ठीक है, दैट्स वाई सारे जितने भी रीजन है उसको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोवाइड एंजॉयमेंट, हो सकता है उसको एंजॉयमेंट की कमी हो, उसको एंजॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करो। हेल्दी फूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फूड इंसान की जो फिजिकल ग्रोथ है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेटेड है देयर इंटेलेक्चुअल, देयर इंटेलेक्ट, देयर मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, मोटिवेशन होनी चाहिए। हो सकता है एक बच्चा इन्फीरियरिटी का शिकार हो, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मोटिवेशन इज एन आर्च, इट इज़ अ पुश विच स्पीड अप एन एक्टिविटी टू अचीव अ डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी, रिमूविंग फ्रस्ट्रेटेड थिंग्स। अगर कोई चीज़ उसको मायूस कर रहा है, कोई मायूसकुन चीज़ें हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 270 है, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या। तो अगर हम देखें, इमोशन का वर्ड इमोवीरी से निकला है, इमोवीरी। ठीक है, और इसका मतलब है स्टीर अप। अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है, इट इज अ ग्रेजुअल इंटीग्रेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेटिव मीन कंबाइंड प्रोसेस और इक्लेक्टिक प्रोसेस। इट इज अ ग्रेजुअल integrative process through which children acquire the capacity to understand, experience, express and manage emotions। चार चीजें इसमें। फर्स्ट, क्या करेगा बच्चा, अंडरस्टैंड करेगा, देन एक्सपीरियंस करेगा, देन एक्सप्रेस करेगा और फिर मैनेज करेगा। तो इन चार चीजों को जब हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है, टू अवेयर ऑफ ऑन इमोशन एंड मैनेज ऑन इमोशन, and aware of other emotions and manage other emotions and handle other emotions। तो ये है इमोशनल मैनेजमेंट। जबकि इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये एक इंटीग्रेटिव प्रोसेस है। कौन कितनी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, चार चीजें हैं, अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस। ठीक है, एंड टू डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट चार चीजें हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस। ठीक है, अच्छा जी, 271 जीपीए इज द इब्रिवेशन ऑफ। चूंकि अक्सर पैनल के सामने आप लोगों के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप लोग के डीएमसीज होते हैं, तो ज्यादातर वहां पर किसी पे लिखा हुआ होता है जीपीए, कहीं पे लिखा हुआ होता है सीजीपीए।
ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज जीपीए। तो जीपीए मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज, जबकि सी जीपीए क्या होता है, कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दो सेमेस्टर की रिजल्ट जब एक बंदे की आती है, तो जब उसका प्लस होता है, जब उसकी जमा हम करते थे, कमुलेटिव, कमुलेशन कहते हैं प्लस को। ठीक है, तो सी जीपीए मीन कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जबकि जीपीए मीन ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 272 है, व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो आप लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को बाद में रखना है, देन आप लोग के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अक्सर यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट पहले आता है, डिपेंडेंट बाद में आता है। इंडिपेंडेंट को हम छेड़ेंगे तो उसके असर से ही डिपेंडेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द स्टिमुलस while डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिसर्च वेरिएबल, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट द रिसर्च वेरिएबल। इसको हम रिसर्च वेरिएबल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं, while डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बेसिकली द रीजंस। रीजंस क्या है? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज while डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टिमुलस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टिमुलस while डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिसर्च वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास, इसके साथ हम खेलते हैं। जब इसके साथ हम खेलते हैं तो मतलब ये है कि खेलने को क्या कहते हैं रिसर्च की जुबान में, मिनिपुलेशन। इसके साथ हम मिनिपुलेशन करते हैं, और जो इफेक्ट शो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट शो रहा होता है। ठीक है, तो यह है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप लोग ये एस डी ओ के इंटरव्यू जो शेयर हो रहे हैं देख रहे हो, इसमें हम आखिर रिसर्च के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 273, विच फिलोसफी डू यू लाइक मोर एंड वाई। कौन सी फिलोसफी आपको पसंद है? अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि विच फिलोसफी डू यू प्रेफर, तो फिर आप लोगों ने अपने आप से कोई और फिलोसफी अगर आप लोग बता सकते हो, ठीक है, लेकिन विच फिलोसफी डू यू लाइक मोर एंड वाई, तो ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक के जहन में अपना अपना आंसर, अपनी अपनी जो फेवरेट फिलोसफी है वो होनी चाहिए। लेकिन मेरे जहन में जो है वो इस्लामिक फिलोसफी इसलिए है कि जितनी भी फिलोसफीज है अगर हम देखें, पीरिनियलिज्म है, चाहे हमारे पास इसेंशियलिज्म है, चाहे हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म है, और चाहे हमारे पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, ये चार एजुकेशन फिलोसफीज है। इन चारों को अगर हम देखें और इनकी बेसिक निकाल ले तो वो इस्लाम में है, इस्लामिक फिलोसफी में है। सेकंड, अगर हम जनरल फिलोसफीज को देखें, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये चार जो फिलोसफीज है स्पेसिफिकली जनरल फिलोसफीज, तो इसके बेसिक्स अगर आप लोग देख ले निकाल के, तो वो भी इस्लामिक फिलोसफी में है। तो मतलब ये कि इस्लामिक फिलोसफी एज एन अम्ब्रेला फिलोसफी जो कि कवर करती है ओवरऑल सारे फिलोसफीज को। दैट्स वाई आई एम सपोर्टिंग इट। ये जो वाई का आंसर है, तो वाई का आंसर आप लोगों को डायरेक्ट मिल गया कि चूंकि इस्लामिक फिलोसफी में जो कुछ चीजें हैं वो सारे और फिलोसफीज में है, या जो और सारी फिलोसफीज में है वो इस्लामिक फिलोसफीज में है। दैट्स वाई आई एम इन द फेवर ऑफ इस्लामिक फिलोसफी एंड दैट्स माई जस्टिफिकेशन फॉर इट। जी, कोई कुछ कहना चाहता है या चाहती है? अच्छा जी, ओके। नो सर, नो सर। ओके जी, ओके। अच्छा, आवाज़ मेरी क्लियर है? पेपर क्लियर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 274 है, व्हाई वी यूज पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? जब हम एक ह्यूज टेस्ट और एक ह्यूज स्टडी को या एक बड़ी स्टडी को हम कंडक्ट करना चाहे, तो उससे पहले हम एक छोटी सी स्टडी करते हैं, इसीलिए कि फॉर एग्जांपल अगर इसी स्टडी में कोई मसाइल हो, या इसी स्टडी में कोई जो है कमियां हो, डिफिशेंसीज हो,
तो उसको हम पूरा करके ही लास्ट जो प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। जिस तरह ये सेंसस होते थे, पहले ये सेंसस होते हैं मर्दमशुमारी के, तो एक दो जो है ब्लॉक्स पे वो पायलट स्टडी की जाती है, पायलट टेस्टिंग की जाती है। क्या ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं, तो फील्ड में जाके जब हम पूछेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ डिफिशेंसीज हो, ठीक है, फिर वो ऑल पाकिस्तान पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पायलट टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि टू फाइंड आउट डिफिशेंसीज, प्रॉब्लम्स और फिजिबिलिटी। सिंपल बात जो है वो फिजिबिलिटी है कि आया ये जो चीज़ है ये फिजिबल है भी कि नहीं, ये जो मैं टेस्ट तैयार कर रहा हूँ या ये जो जो है कोई और रिसर्च में कर रहा हूँ, तो आया ये है भी फिजिबल कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पायलट टेस्टिंग होती है बिफोर द द बिग टेस्ट और बिफोर द मेन टेस्ट, ठीक है। Small scale research or study which is conducted prior to the main study or testing to find out any problem regarding feasibility, validity, reliability and other issues. ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, लेकिन फिजिबिलिटी मीन इफ द रिसर्च इज डूएबल आर नॉट। ठीक है, फिजिबिलिटी इसको कहते हैं कि ये जो रिसर्च है ये डूएबल है भी कि नहीं है। और ये याद रखिएगा, फिजिबिलिटी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फिजिबिलिटी पे बेस करता हो, जिसमें वैलिडिटी हो, जिसमें रिलायबिलिटी, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें जो है और कितने भी आप लोग पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये रिसर्च की क्वालिटीज है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 275 है, व्हाट आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। अच्छा, मैंने आप लोगों को कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, लेकिन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी जो है ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, ठीक है। अच्छा, प्लीज नाजमा सर साहिबा अपना माइक ऑफ कीजिएगा। ओके जी। जी सर, एक मिनट मैंने अभी देखा है, जी कर देते। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो कन्वर्जेंट मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, while डाइवर्जेंट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, डाइवर्जेंट क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी। ये देखो, मुख्तलिफ पॉइंट से जब हम आके एक पॉइंट पे स्टक करते हैं, दिस इज कन्वर्जेंट। जब हम एक पॉइंट से जाते हुए मुख्तलिफ पॉइंट की तरफ जाते हैं, दिस इज डाइवर्जेंट। एक पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट की तरफ जाना डाइवर्जेंट, जबकि कन्वर्जेंट मीन डिफरेंट पॉइंट से आके एक पॉइंट पे स्टक कर जाना, दिस कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन, तो convergent question are close-ended question in which a researcher is bound. They have no option to express their will and choice. ठीक है, जबकि divergent question is the type of question in which a person can express their will, their choice, their emotions. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो अभी वैलिडिटी की बात हो रही है, तो जब ये देखो, when different measure has only underlying common construct is called convergent validity. अगर बहुत ज्यादा मैयर है और वो आके एक ही चीज को, एक ही कंस्ट्रक्ट को, कंस्ट्रक्ट मीन कंटेंट या चीज चीज जिस जिस चीज से वो बना है, ठीक है। अगर मुख्तलिफ मैयर एक कंस्ट्रक्ट को बार बार मतलब वेरीफाई कर रहा है कि वो वैलिड है, तो इट मीन के ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। मुख्तलिफ टेस्ट है, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो एक कंस्ट्रक्ट को, कंस्ट्रक्ट की वेरीफाई को, वैलिडिटी को वेरीफाई कर रहा है, दैट्स मीन दैट्स जो है ये इसमें क्या है, ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं, व्हेन डिफरेंट मेजर आर नॉट टाइटली रिलेटेड टू अ कॉमन इंटरेस्ट। जब डिफरेंट मेजर है लेकिन वो कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन टेस्टिंग को जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा, उसकी वैलिडिटी वेरीफाई नहीं कर रहा, तो मीन कि ये डाइवर्जेंट वैलिडिटी है। अच्छा, कोई कुछ कहना चाहता है या चाहती है? अच्छा, हादिया साहिबा आपका माइक जो है वो ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, व्हाट इज मेंटोरिंग एंड लूपिंग। ठीक है, मेंटोरिंग कहते हैं कि जब एक सीनियर बंदा एक जूनियर बंदे को गाइड करे, दिस इज मेंटोरिंग। अच्छा, मेंटोरिंग जो है इसमें ज्यादातर इसमें वन टू वन रिलेशन होता है। सेकंड, मेंटोरिंग में एक बंदा रोल मॉडल होता है। थर्ड, मेंटोरिंग में लॉन्ग लाइफ रिलेशन होते हैं अक्सर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने क्यों आप लोग के साथ ये 3 पॉइंट शेयर किए, क्यों के अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटोरिंग एंड कोचिंग।
ठीक है। तो मेंटोरिंग जो होगा ज्यादातर 1-to-1 होगा, नंबर फर्स्ट। मेंटोरिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा, सेकंड। मेंटोरिंग जो होगा ज्यादातर वो होगा हमारे पास रोल मॉडल, फॉर द पर्पस रोल मॉडल। ठीक है, एक बंदा मेरा रोल मॉडल है तो उसको मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, दिस मेंटोरिंग। जबकि कोचिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के लोग के लिए होगा, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। सेकंड, कोचिंग जो होगा उसमें हम, जरूरी नहीं है कि 1-to-1 रिलेशन हो, उसमें 1-to-ग्रुप रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, तो मेंटोरिंग मीन कि जब एक सीनियर टीचर, हम चूंकि एजुकेशन के हवाले से बात करें, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है। a person a process sorry a process in which a senior teacher guide a junior one for improvements is called mentoring। एक सीनियर टीचर जूनियर टीचर को गाइड कर रहा है फॉर द पर्पस टू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसकी रहनुमाई कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, दिस इज मेंटोरिंग। जबकि लूपिंग क्या है, एक क्लास को मुख्तलिफ साल पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल क्लास थर्ड किसी टीचर के पास है, वो उसका परम मास्टर है। क्लास फोर्थ में अगेन वही क्लास, उसी ही क्लास का परम मास्टर वो अगेन है। फिर क्लास फिफ्थ में अगेन उसी ही क्लास का जो है वो हेडमास्टर है। मीन सेम क्लास को एवरी ईयर पढ़ाना। ठीक है। वाई लूपिंग एज टीचिंग सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और टर्म रिलेटेड है, लेडरिंग। तो अगर लेडरिंग का पूछा जाए तो लेडरिंग is something to changing the way according to the situation, or to changing the way of responding according to the situation। अगर एक सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम अपना वो कहते हैं ना एडॉप्टिव बिहेवियर, तो एक सिचुएशन को देखते हुए जो हम अपना मूड जो है उसकी तरफ चेंज करते हैं, दिस कॉल्ड लेडरिंग। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं, वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा, डिफाइन जनरलाइजेशन, रिप्लिकेशन, कंट्रोल एंड बाइसनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के टर्मिनोलॉजीज है। जनरलाइजेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्च की जो कंक्लूजन है या जो रिजल्ट्स है उसको हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करते हैं, दिस इज जनरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे एक रिसर्च कर रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है औरतों को एजुकेशन के हवाले से क्या क्या मसाइल है, या फीमेल को। तो अभी मैं तो जाहिर बात है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के हर एक वुमेन को तो स्टडी नहीं कर सकता, मैंने उससे सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग इज टू टेकिंग टू सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव ले लिए, फॉर एग्जांपल हर एक विलेज से या सिटी से मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने 2-2 या 3-3 स्कूल सेलेक्ट किए, और उसी स्कूल के अंदर मैंने 4-4 5-5 रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किए। अभी उस पर मैंने रिसर्च की, उससे मैंने डेटा कलेक्ट किया। जब मेरा रिसर्च फाइनल हुआ, मेरा जो कंक्लूजन आ गया, तो मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा कि चूंकि मेरे रिस्पोंडेंट ये कह रहे हैं ये मसाइल है फीमेल के लिए, दैट्स वाई ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट दीर को यही यही मसाइल है, या मेरे डिस्ट्रिक्ट को यही यही मसाइल है। ठीक है, तो ये मैंने जनरलाइज किया, अपनी फाइंडिंग को ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज किया, जो कि मेरा टारगेट पॉपुलेशन था। ठीक है। अच्छा जी, when the finding of all the research is applied on the population is called generalization। Replication is to conduct a number of small experiments rather than one experiment on large scale। replication इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने उसी रिसर्च को 2-3 मरतबा वो रिप्लिकेट करना है। ठीक है, विद इन माई रिसर्च। फॉर एग्जांपल मेरा जो रिसर्च है वो जो है ये रिप्लिकेशन ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास इंटरप्रेटिव या सोशल साइंसेस के जो रिसर्च है इसमें सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन उसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्रॉप्स जो है उस पर रिसर्च करना है, वो मैंने ग्रो करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पर 9 और 10 जो है मैं फील्ड्स बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? इसके लिए कि फॉर एग्जांपल एक जो फील्ड है इसका रिजल्ट मैं दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा, दूसरे का तीसरे के साथ कंपेयर करूंगा, कि जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसकी उसकी सही सही उसकी वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है। और सेकंड ये कि जो एक्सट्रानियस वेरिएबल है वो इससे निकल जाए। एक्सट्रानियस वेरिएबल वो होता है जो कि असरअंदाज होता है स्टडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। अभी हम ये कह रहे हैं, तो अभी इसके
अभी जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के दौरान एक ऐसा फैक्टर आ गया जो कि स्टूडेंट जो है वो उस पर असरअंदाज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है उसके साथ कुछ ट्यूशन वगैरह जो है घर में उसको ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, तो इट्स मीन इट्स एन एक्सट्रानियस वेरिएबल, या वो मेहनती है, खुद ही मेहनत करता है, ठीक है। तो मीन इट्स एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल होगा जो कि इंटरवीन करेगा। जिस तरह कबाब में हड्डी होती है तो उसी तरह ही ये भी इंटरवीन करेगा, ठीक है। तो रिप्लिकेशन का मतलब है कि स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं बजाय इसके कि हम एक लार्ज स्केल पे करें। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो हमारा डेटा हो, जो हमारा रिसर्च हो, वेरीफाई हो, उसमें रिलायबिलिटी हो, ठीक है, वो वैलिड हो। अच्छा जी, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया। कंट्रोल में हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने दो ग्रुप्स बना लिए, तो एक को हम कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए कि कंट्रोल ग्रुप के अगेंस्ट हमने ट्रीटमेंट वाला ग्रुप जो होगा उसकी रिजल्ट चेक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी देखते हैं कि स्टूडेंट के जो है क्लास 6 के स्टूडेंट में, क्लास 6 के स्टूडेंट पर मल्टीमीडिया का क्या असर है, तो हम उसमें इस तरह करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, मतलब उस पे मल्टीमीडिया अप्लाई नहीं करते, एक रिसर्च ग्रुप बनाते हैं, उस पे मल्टीमीडिया अप्लाई करते हैं, देन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हमने कंपेयर किया तो फॉर एग्जांपल जो के रिसर्च ग्रुप था हमारा, अगर वो असर शो कर रहा है तो इट मीन कि जो मेरा कंट्रोल ग्रुप है उसके अगेंस्ट मैंने इसको कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर हो गया इट मीन के जो रिजल्ट होगा वो हमारे लिए शो होगा। और बायसनेस मीन इंक्लिनेशन, किसी किसी तरफ झुकाव, ठीक है, इसको हम बायसनेस कहते हैं, या प्रिजुडिसेस। अच्छा, रिप्लिकेशन इज, just a minute. Replication is to conduct number of small experiments rather than, okay जी, replication is to conduct number of small experiment rather than one experiment on large scale. Research group and control group are made for the purpose to verify data easily and bring uniformity, reliability. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। While biasness is inclination oneself to one side, it may be information bias, selection bias, ठीक है। bias mean एक तरफ आपका झुकाव है, उसको जो है आप ज्यादा तरजीह दे रहे हो, और आप जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसमें न्यूट्रल नहीं हो, तो ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, ये बायसनेस जो है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 278 है, व्हाट इज सैंपल इन रिसर्च? तो सैंपल इज सिंपली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन से हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, दिस इज सैम्पलिंग। 10 स्टूडेंट है, मैंने उस पर रिसर्च करना है, 2 स्टूडेंट से मैंने डेटा ले लिया, दीज 2 स्टूडेंट आर माई सैंपल, ठीक है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अटेंटेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक मप्रूजा जो कि ट्रू होता है या फॉल्स होता है। एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन नो इफेक्ट, अल्टरनेटिव मीन देयर इज इफेक्ट। फॉर एग्जांपल रिसर्च है तो उसके अंदर एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, एक नल हाइपोथेसिस होगा। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन ये जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं टू रीच अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल पहुंच रही। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई यस कमेंट, सर, आ रही है। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो, यू कैन शेयर योर व्यूज। ओके जी। अच्छा, व्हाट इज पर्पस ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स? पर्पस ऑफ सैम्पलिंग तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद रखिएगा, एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज द टाइप ऑफ सैम्पलिंग व्हिच इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट। हर एक इंसान का अपना एक जजमेंट होता है, तो जो पर्सनल जजमेंट होता है उसकी बेस पे जब एक बंदा सिलेक्शन करता है रिप्रेजेंटेटिव, दिस पर्पस जो सैम्पलिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर आपका पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है, तो इट मीन कि वहां पर आपने चीजें सिलेक्ट किए अपनी पर्सनल तरीके से, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ और तरीके हैं जो कि, अच्छा हबीब रहमान साहब आपका कैम ऑन है, थोड़ा अपने कैम को ऑफ कीजिएगा। ओके जी,
हबीब रहमान साहब। अच्छा, तो पर्पज ऑफ सैम्पलिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन इसका टाइप्स मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाए थे। पर्पज ऑफ सैम्पलिंग मैंने आप लोग को कहा था ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन कि उसमें पॉपुलेशन अननोन होता है, पॉपुलेशन नोन नहीं होता, और उसमें हर एक यूनिट का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता नॉन प्रोबेबिलिटी में, जबकि प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस ऑफ ईच यूनिट जो है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट होता है, ठीक है। Purposive sampling is also called judgmental sampling, where on the basis of personal judgment a representative is selected. अच्छा, इसके कुछ further types है. It has further types like heterogeneous, like business. ये देखो, मतलब businesses है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर हमने बिजनेस में क्या किया है, फॉर एग्जांपल एक जगह पर जो है कुछ शॉप्स जो है उसकी बिजनेस हमने चेक करनी है, एक जगह पर हमने जो है ऑनलाइन बिजनेसेस चेक करनी है, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है, मतलब इसमें होमोजेनिटी नहीं है, ठीक है। बिजनेसेस अलग अलग है। तो जब हम क्रॉस बिजनेसेस या इंटर बिजनेसेस जब हम स्टडी करते हैं, तो इट मीन इट्स हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग। तो पर्पज ऑफ सैम्पलिंग का एक जो टाइप है वो हेट्रोजीनियस, दूसरा है होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल सेम बैकग्राउंड के है क्लास 6 और उसके स्टूडेंट का मैंने एक रिसर्च कंडक्ट करना है, तो इसका मतलब यही है कि वो सेम जेंडर के या सेम एज के या सेम इंटरेस्ट के जो है वो या सेम लेवल के स्टूडेंट है, दैट्स होमोजीनियस। अच्छा, एक्सपर्ट सैम्पलिंग जो होता है वो स्पेसिफिकली एक्सपर्ट खुद ही अपनी बेस पे वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। टिपिकल केस सैम्पलिंग, टिपिकल केस सैम्पलिंग मैंने आप लोग को कहा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि लाइक स्टडी इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑफ लो इनकम फैमिलीज के, किसी तरह ये जो महंगाई है ये किसी तरह लो इनकम फैमिलीज को इफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि लो इनकम फैमिलीज जो है, दिस इज बेसिकली एक केस है, टिपिकल केस है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कॉमन है जो कि मैं ले रहा हूँ, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग, इसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, जिस तरह हमारे पास सेंसस होता है। तो सेंसस याद रखिएगा, सेंसस की भी मर्दमशुमारी जिसको हम कहते हैं उसकी भी ये डिफिनीशन है, टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। या ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इंटरव्यू के दौरान कि कौन सी वो रिसर्च है जिसमें हम हर एक पॉपुलेशन के हर एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो वो है सेंसस, जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग जो है, इट इज यूज्ड इन, जस्ट अ मिनट, ये वर्ड थोड़ा इनविजिबल है। अच्छा, इट इज यूज्ड इन स्मॉल पॉपुलेशंस फॉर टू स्टडी अ शेयर्ड कैरेक्टर, मतलब एक स्मॉल पॉपुलेशन जो होगा उसको ओवरऑल हम स्टडी करेंगे, दिस इज टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, एक्सपर्ट सैम्पलिंग, टिपिकल केस सैम्पलिंग, टोटल पॉपुलेशन सैम्पलिंग, ये टर्मिनोलॉजी कुछ न्यू है, आप लोगों ने इस पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281 है, हाउ विल यू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल इन स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन पेयर वर्क और ग्रुप वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना, यूजिंग डिस्कशन, स्टूडेंट से डिस्कशन करवाना, कोऑपरेटिव मेथड फॉर टीचिंग, टीचिंग के अंदर उसको इन्वॉल्व करना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू कम इन फ्रंट ऑफ क्लास, स्टूडेंट से प्रेजेंटेशंस करवाना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्लास मीन प्रेजेंटेशन करवाना, प्रोमोटिंग स्टूडेंट राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड पर उससे कुछ स्केच बनाना, कुछ राइटिंग करना, सिटिंग इन फ्रंट, फ्रंट में बिठाना, डिबेट्स करवाना उससे, कॉम्पिटिशन्स एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। तो ये सारे तरीके जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तरीके हैं। 282 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पीस एजुकेशन। इट डील विद द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जब एक इंसान की ह्यूमन पर्सनैलिटी की फुल डेवलपमेंट हो, इट मीन दिस पीस, ठीक है। तो दिस पीस एजुकेशन, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, टू प्रोमोट टॉलरेंस, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशंस, टू प्रोमोट टॉलरेंस, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप्स अमंग नेशंस। तो ये है हमारे पास एक पीस एजुकेशन की एक ऑब्जेक्टिव भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 283 है, व्हाई पीपल प्रेफर क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, ये देखो, क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोग को बताए थे। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, इट्स इजी टू एनालाइज, इसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इजी होती है, फर्स्ट ये है। सेकंड, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये टाइम इतना नहीं लेता एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। थर्ड, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये अनएक्सपीरियंस बंदा भी कर सकता है, सच इतना बड़ा एक्सपीरियंस बंदा इसके लिए इतनी बड़ी एक्सपर्टीज की जरूरत इसके लिए नहीं होती, ठीक है। और सेकंड, इसमें जो है राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्वांटिटेटिव मतलब बड़े बड़े किस्से, बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, दैट्स व्हाई इजी टू कम्युनिकेट है, ठीक है।
because it's easy to analyze, need less time to conduct, easy to collect data, it's based on, अच्छा easy to collect data mean सर्वे या क्वेश्चनियर हम यूज करते हैं, क्वेश्चनियर हम यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करती है, दैट्स व्हाई इट्स इजी टू कम्युनिकेट। मैंने आप लोगों को क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव जो है ये बेस करेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। सेकंड, ये डिडक्टिव जो है प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, डिडक्टिवली मतलब एक थ्योरी होती है उसको हम लोग प्रूव करना होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिडक्टिव। अच्छा, इसका जो डेटा एनालिसिस है वो थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। थर्ड, इसमें ज़्यादा हम क्वांटिटेटिव मतलब ये क्या यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चनियर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा दिस दिस का अंडर पॉजिटिविज्म, जिसको हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, स्पेसिफिकली मतलब जो साइंस में ये क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 284 है, लेकिन मैंने नंबर नहीं दिया ना हाईलाइट किया इसको। हाउ वी कैन ब्रिंग बेटरमेंट इन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में पूछा भी गया है अभी इस वीडियो के आज के जो ये शेयर हुए हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर मतलब स्कूलों के अंदर हम किस तरह इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बाई इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना, मेक एजुकेशन मैच द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, ट्रेन टीचर फॉर क्वालिटी एजुकेशन, अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट, मोटिवेशन इन इंस्टीट्यूशंस, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो है फैक्टर है जो कि हमारी बेहतरी एजुकेशन के अंदर ला सकती है, ठीक है। अच्छा जी,